स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम डाई ऑक्सीजन को पढ़ने वाले हैं। डाई ऑक्सीजन इज द मोस्ट कॉमन गैस एंड एज यू नो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डाई ऑक्सीजन को हम किस तरीके से सिंबलाइज करते हैं? O2 से लिखा जाता है। किस तरीके से डाई ऑक्सीजन को प्रिपेयर किया जाता है ये बात तो हमें पता है कि जो डाई ऑक्सीजन होती है वो प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के थ्रू सिंथेसाइज करते हैं, जिसे हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज कर लेते हैं। जब भी हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन को बॉडी जो है लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जाता है जब इनहेल करते हैं, और जब एक्सहेल करते हैं तो CO2 बाहर आता है। लेकिन सिर्फ इतना ही इनफ नहीं है, बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, या फिर अगर हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो है वो सिंथेसाइज करनी है, जनरेट करनी है, तो किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे हम आर्टिफिशियल ऑक्सीजन को? तो वही जो चीज़ है कि किस तरीके से ऑक्सीजन को आप स्टोर करके रख सकते हैं, किस तरीके से उसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है यहाँ पर फ्रॉम लिक्विड एयर। एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसका अच्छा खासा अमाउंट प्रेजेंट रहता है, तो एयर को लिक्विफाई किया जाता है बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसको सेपरेट आउट किया जाता है, नाइट्रोजन अलग कर दी जाती है, ऑक्सीजन अलग कर दी जाती है, और इस तरीके से उन्हें जो इनका मेल्टिंग, जो उनका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है, जो लिक्वेशन पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है। तो इस तरीके से हम उन्हें अलग अलग स्टोर कर सकते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके अंदर जो लिक्विड एयर है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ एयर को क्या करना है, लिक्विफाई करना होता है, उससे हम जो ऑक्सीजन है उसे अलग कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर आता है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड्स को उठाएंगे जो ऑक्सीजन रिच होते हैं, अगर हम उनका डिकम्पोजिशन करें तो उससे हमें O2 मिलने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लॉट्स ऑफ रिएक्शन लिखी हुई हैं जिन सबके अंदर एज ए प्रोडक्ट जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमें ऑब्टेन होगा। तो देखिए KMnO4 है, जब इसे हीट करते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है K2MnO4 के अंदर प्लस MnO2 प्लस O2। हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन गैस चाहिए, वो इसके अंदर जनरेट हो रही है, ये ऑब्टेन हो जाएगी। इसी तरीके से KClO3 को अगर हम हीट करें तो ये प्रोडक्ट मिल सकता है, लेकिन अगर MnO2 की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को 420 केल्विन पे हीट किया जाता है तो बहुत ही फास्ट स्पीड से ये KCl प्रोवाइड करवाता है, साथ में ऑक्सीजन गैस। हमारा साइड प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए? सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। तो इस टाइप के कंपाउंड हम लेके चलेंगे जिसके अंदर से ज्यादा अमाउंट के अंदर हमें ऑक्सीजन, जो डाई ऑक्सीजन गैस है, वो ऑब्टेन हो सके। तो ये सारे ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स है, देख सकते हैं आप। KNO3 को हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा KNO2 के अंदर, और जो ऑक्सीजन गैस है वो हमें यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगी। इसके बाद जो सोडियम पेरोक्साइड है, इसे वाटर के साथ जब ट्रीट करवाया जाता है तो NaOH बनेगा, साथ में यहाँ भी डाइऑक्सीजन गैस बनेगी। तो डाइऑक्सीजन गैस की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, ये हमें ऑब्टेन हो जाएगी। मर्करी ऑक्साइड जो है HgO, इसे भी जब हीट किया जाता है तो मर्करी जो मेटेलिक फॉर्म के अंदर होती है वो अलग हो जाती है, और साथ में जो डाई ऑक्सीजन है वो ऑब्टेन होती है। इसी तरीके से सिल्वर ऑक्साइड को जब हीट किया जाता है तो सिल्वर अलग हो जाती है, और जो ऑक्सीजन है वो भी हमें ऑब्टेन हो जाती है अलग से। तो ये सारी रिएक्शंस है, इनके अलावा भी रिएक्शंस होती हैं, मैंने बहुत सारी नहीं लिखी हैं, काफ़ी हो गई हैं। तो ये सारी रिएक्शंस आपको पढ़नी है। डाई ऑक्सीजन की प्रिपरेशन के लिए आप इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है फ्रॉम वाटर। इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट रिएक्शन। जब भी हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो एनोड और कैथोड, देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस होती है उसके अंदर एनोड और कैथोड तो प्रेजेंट होते ही होते हैं। अब तो आपने इतनी केमिस्ट्री पढ़ ली है कि आप इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड को सुनते ही समझ जाएं कि हम किस प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है वाटर का, तो कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन जनरेट होती है और एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस जनरेट होती है। दोनों गैसेस फॉर्म के अंदर होती हैं, अलग अलग से हम इन्हें सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई हैं। ऑक्सीजन गैस जो है, क्या आपको उसका कलर दिखाई देता है? इस रूम के अंदर इस टाइम पे या फिर जहाँ भी आप बैठे हुए हैं वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है आपके सराउंडिंग के अंदर, आप ऑक्सीजन से सराउंडेड है, क्या आपको उसका कलर दिखाई दे रहा है? नहीं। इसका मतलब क्या है? ये कलरलेस गैस है। जब हम बोल रहे हैं तो ऑक्सीजन हमारे मुंह के अंदर भी जा रही है, क्या कोई टेस्ट आ रहा है? कोई टेस्ट जनरेट हो रहा है इसकी वजह से? किसी तरीके का कोई भी टेस्ट प्रेजेंट नहीं होता है इसमें, यानी टेस्टलेस होती है, और ना ही इसके अंदर कोई पर्टिकुलर स्मेल होती है, इस वजह से ऑर्डरलेस होती है। It is colorless, odorless and tasteless gas. Slightly soluble in water. जो वाटर होता है इसके अंदर ये स्लाइटली सोल्यूबल होती है, लिटिल बिट क्वांटिटी के अंदर ही सोल्यूबल होती है। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो इनहेल करने के लिए इस स्लाइटली सोल्यूबल ऑक्सीजन का ही यूज करते हैं। लिक्विफाई एट 90 केल्विन, 90 केल्विन के ऊपर ये लिक्विफाई हो जाएगी, और 55 केल्विन के ऊपर
इसको फ्रीज किया जा सकता है। इसके 3 स्टेबल आइसोटोप होते हैं डाइऑक्सीजन के, कौन कौन से? 8O16, 8O17 एंड 8O18। आइसोटोप्स कौन से होते हैं? आइसोटोप वो कंपाउंड होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो 3 स्टेबल आइसोटोपिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहती है, जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके पास इवन नंबर प्रेजेंट होते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है वो इवन होता है, उसके बावजूद भी जो ये कंपाउंड है ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये पैरामैग्नेटिक होता है। डाइऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। तो ये इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज थी। अब हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए जो डाइऑक्सीजन होता है किस तरीके से प्रेजेंट रहेगा? O डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। ऑक्सीजन जो एलिमेंटल फॉर्म होती है दोनों के बीच में कितने बॉन्ड रहते हैं? डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। यानी जो डायटोमिक है अगर ये तो डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच रहती है। अगर डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच है तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो भी क्या रहेगी? हाई रहेगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफी हाई रहती है, 453 केल्विन के अराउंड रहती है, नियरली इक्वल टू 453 केल्विन रहती है, जो कि काफ़ी हाई है। तो इसलिए ये बहुत जल्दी से तो रिएक्ट नहीं करती, लेकिन इसकी डबल बॉन्ड होने की वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई रहती है, लेकिन इतने अमाउंट में सफिशिएंट रहती है कि इसकी जो बॉन्ड है इन बिटवीन ऑक्सीजन वो ब्रेक किया जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मैं इसे एक बार रब कर देती हूँ। अब देखिए इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो मैंने यहाँ पे समअप की हैं। सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एक्शन ऑफ लिटमस। लिटमस के टुवर्ड्स ये किस तरीके से एक्टिव रहता है? अगर मैं लिटमस पेपर को लेके यहाँ पे खड़ी हूँ और यहाँ सराउंडिंग के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो क्या लिटमस पेपर चेंज होगा? उसका कलर चेंज होगा? नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? टुवर्ड्स लिटमस इट इज न्यूट्रल, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है लिटमस के ऊपर। इसके बाद है स्पॉटर ऑफ कम्बशन। ये खुद से कंबसेबल नहीं होता है लेकिन स्पोर्ट करता है, सिर्फ चीज़ों के कंबशन के अंदर स्पोर्ट करता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है कहीं भी तो उसके अगर हम मैस्टिक की हेल्प से, लाइटर की हेल्प से किसी चीज़ को बर्न करना चाह रहे हैं और ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है तो वो तुरंत उसे हेल्प करेगा जलने के अंदर, यानी कंबशन के अंदर ये स्पोर्ट करता है, लेकिन खुद से कंबस्टाइबल नहीं होता है। ऑक्सीडेशन, ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इसके जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है वो काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा एडवांस होती है। इट ऑक्सीडाइजेस मेटल, नॉन मेटल एंड अदर कंपाउंड्स। ये हर चीज़ को, मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो चाहे कंपाउंड हो, उनके साथ रिएक्ट करके उनको ऑक्सीडाइज करवा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिएक्शंस अलग अलग से लिखी हुई हैं। सबसे पहले मैंने लिखी है रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, जैसे सोडियम है, O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? Na2O। कैल्शियम के साथ कैल्शियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और किस में कन्वर्ट करवा देता है इसे? मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर। इसी तरीके से आयरन जो है वो O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शंस हैं कुछ एक, जो मेटल के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो किस तरीके से जो रिएक्शंस है, जो प्रोडक्ट होता है वो बनता है। नोबल जो मेटल्स होती हैं, गोल्ड और प्लेटिनम जो होती हैं, वो ऑक्सीजन के साथ इजीली कंबाइन नहीं होती है। प्लेटिनम एंड गोल्ड दोनों की दोनों कैसी हैं? ये नोबल मेटल्स हैं और ये इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किसी भी कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट नहीं होती है। क्लियर? इसके बाद बात करेंगे हम रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल जिस तरीके से मेटल के साथ रिएक्शन करता है उसी तरीके से नॉन मेटल के साथ भी करेगा। जैसे हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा एट 1073 केल्विन टेम्परेचर, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू H2O, वाटर मॉलिक्यूल जनरेट कर देता है। इसी तरीके से N2+O2 जो है, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के बीच में जब रिएक्शन होती है, लेकिन टेम्परेचर रेंज बहुत ही ज़्यादा हाई चाहिए, यहाँ पर कितनी चाहिए? 3300 केल्विन चाहिए। इतने टेम्परेचर रेंज के ऊपर ये कन्वर्ट होता है NO के अंदर। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पर रिएक्शंस मैंने बैलेंस कंडीशन के अंदर नहीं रखी हैं। आप अब काफ़ी टाइम हो गया केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं आप। जब भी आप अपने नोट्स के अंदर लिखें, एग्जाम के अंदर लिखें कभी भी, तो रिएक्शन को बैलेंस कंडीशन के अंदर ही लिखें। ओके, ये ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। जो स्मॉल डिजिट्स हैं उनका यूज़ करके ही हम बैलेंस कर पाएंगे।
तो इसके अंदर NO बनता है। ये एक अच्छी रिएक्शन है। जब भी लाइटनिंग होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। जब भी लाइटनिंग होती है स्काई के अंदर, तो उस टाइम पे ये रिएक्शन हो रही होती है। द रिएक्शन इन बिटवीन N2 गैस एंड O2 गैस एट 3300 केल्विन टेम्परेचर, और क्या बनता है, NO बन जाता है। तो लाइटनिंग जब होती है स्काई के अंदर, तो उस टाइम पे ये रिएक्शन वहाँ पर प्रोसीड हो रही होती है। ओके इसके बाद सल्फर के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। कार्बन के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अगर ये एक्सेस में प्रेजेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर रिएक्शन विद कंपाउंड्स, जब कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। फर्स्ट रिएक्शन देखिए, ये तीनों ही जो रिएक्शन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस है, इस चीज का ध्यान रखें। फर्स्ट जो रिएक्शन है इसमें SO2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एट 720 केल्विन टेम्परेचर एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। पहले प्लैटिनम का यूज किया जाता था, अगर प्लैटिनम भी लिखते हैं तो गलत तो नहीं है, लेकिन नाउ ए डे वैनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज किया जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है SO3 के अंदर। इस रिएक्शन का यूज सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 की प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है और इसे किस नाम से जाना जाता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। कौन सी प्रोसेस है ये, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। किसकी सिंथेसिस में यूज किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड की सिंथेसिस के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। इसके बाद दूसरी रिएक्शन है NH3 + O2 एट 1100 केल्विन टेम्परेचर प्लैटिनम रोडियम गोज का जब यूज किया जाता है तो ये कन्वर्ट होता है NO के अंदर, साथ में वाटर मॉलिक्यूल जनरेट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे बोला जाता है ऑस्वाल्ड रिएक्शन। ऑस्वाल्ड रिएक्शन इट इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक एसिड। किसके सिंथेसिस के अंदर इसका यूज किया जाता है, नाइट्रिक एसिड की सिंथेसिस के अंदर। और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। लास्ट है HCl + O2 700 केल्विन टेम्परेचर एंड CuCl2 इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2। जब इसे रिएक्ट करवाया जाता है तो Cl2 बनता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। जो यहाँ पर Cl2 है, क्लोरीन के सिंथेसिस के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है और इसे जाना जाता है डेकन प्रोसेस के नाम से। डेकन प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की सिंथेसिस के लिए इसका यूज किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड की सिंथेसिस के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और जो नाइट्रिक एसिड होता है उसकी प्रोसेस, उसके सिंथेसिस के लिए ऑस्वाल्ड प्रोसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी कंपाउंड्स के साथ में। मेटल के साथ हो गई, नॉन मेटल के साथ हो गई, कंपाउंड्स के साथ हो गई। अब इसके अंदर लिमिटेड 2-3 रिएक्शंस बची हैं, वो और देख लीजिए आप एक बार। देन जो ऑक्सीजन है ये खत्म। ये इसके लास्ट की कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टीज जो बची हुई थी वो देखिए। विद हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स हैं यहाँ पर, मैंने सारे हाइड्रोकार्बन के टाइप लिए हैं। ये सैचुरेटेड है, ये दोनों अनसैचुरेटेड हैं। तो ये जितने भी हाइड्रोकार्बन के साथ ये रिएक्शन शो करेगा वो सारी की सारी कंबशन रिएक्शन होंगी, और साथ में कैसे नेचर की होंगी, एक्सोथर्मिक नेचर की होंगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती हैं, जब ये रिएक्शन प्रोसीड होती हैं तो बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर हीट एनर्जी को ये रिलीज आउट करती हैं। रिलीज आउट करेंगी तो इसका मतलब क्या है, ये एक गुड फ्यूल की तरह यूज में ली जा सकती है, इन्हें एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मीथेन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये कन्वर्ट होता है CO2 के अंदर और H2O के अंदर। देखिए यहाँ पे सिर्फ 3 ही चीज़ है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिनके बीच में रिएक्शन होनी है और कोई प्रोडक्ट बनना है। तो जब भी कोई भी, जैसे मान लो हम कोई वुड वगैरह है उसे बर्न करते हैं, उसके अंदर भी कार्बन का काफ़ी कंटेंट प्रेजेंट होता है, तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, CO2 गैस इवॉल्व होती है। लेकिन 100% CO2 नहीं होती, कुछ अमाउंट में मॉइस्चर भी प्रेजेंट रहता है, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो भी साथ में जनरेट होते हैं। तो इस टाइम पे जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से जो हीट एनर्जी रिलीज होगी वो -890 किलो जूल मोल इनवर्स। ये माइनस साइन तो हीट एनर्जी रिलीज हुई है इसलिए यूज किया जाता है। एनर्जी कितनी रिलीज हुई, 890 किलो जूल मोल इनवर्स। अगर यहाँ पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले लिया, डबली बॉन्डेड CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसे मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो कितने ये अगेन ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 और H2O के अंदर। लेकिन जितना अनसैचुरेशन बढ़ेगा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है, जो अमाउंट है, वो भी इंक्रीज होता चला जाता है। यहाँ पर जो हीट ऑफ कम्बशन है
एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए वो कितना है 1411 किलो जूल मोल इनवर्स। और जबकि अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड हमने लिया है हाइड्रोकार्बन और उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो कन्वर्ट होगा ये CO2 के अंदर और H2O के अंदर। लेकिन यहाँ पर CO2 का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और जो एनर्जी रिलीज होगी वो 1300 किलो जूल मोल इनवर्स एनर्जी रिलीज होगी। यानी अगर हम कोई भी हाइड्रोकार्बन लेते हैं और उसे ऑक्सीजन के साथ में बर्न करवाते हैं तो क्या होगा, वहाँ पर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट होनी है और मॉइस्चर जनरेट होना है। इसके बाद है एक्शन ऑफ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ये भी काफ़ी अच्छी रिएक्शन है। ऑक्सीजन को जब भी साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू पास आउट करवाया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है ओजोन के अंदर। और ओजोन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। जो यूवी रेडिएशंस होती हैं उनसे अर्थ को जो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, जो एक तरीके से कवर किया हुआ है अर्थ को यूवी रेडिएशन से बचाता है, वो कौन सी गैस होती है, ओजोन होती है। ओजोन लेयर बनी हुई है ना अर्थ की सराउंडिंग के अंदर, तो ये ओजोन होती है। तो इसके सिंथेसिस किस तरीके से ओजोन ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करवाया जा सकता है, किस रिएक्शन के थ्रू, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू। ओके, लास्ट है इसमें रेस्पिरेशन। जो हम रेस्पिरेशन करते हैं इसके अंदर पूरा जो ऑक्सीजन होता है वो अंदर लंग्स में जाता है, पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई हो जाता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ बहुत ही इजीली कंबाइन हो जाता है और जहाँ भी बॉडी के अंदर जिस भी टिश्यू सेल लेवल के ऊपर जाने के बाद ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वहाँ पर इसे रिलीज कर देता है। और इसके बदले में क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सेल करते हैं हम। तो ये रेस्पिरेशन के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑक्सीजन के बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है ह्यूमन बींग्स का। अब लास्ट में आते हैं इसकी एप्लीकेशंस, या फिर आप कह सकते हैं इसके यूज़ कहाँ पे हैं। जो ऑक्सी एसिटिलीन होता है या हाइड्रोजन होता है, इसका यूज़ किया जाता है कटिंग और वेल्डिंग पर्पस के लिए। जो मेन यूज़ है वो मैं बता देती हूँ। इसका यूज़ एक तो कटिंग और वेल्डिंग पर्पस के लिए किया जाता है। दूसरा, बहुत सारी जो मेटल होती हैं उनके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तीसरा, यहाँ पर जो ओजोन की सिंथेसिस है वो भी की जा सकती है। रेस्पिरेशन के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, चीज़ों के कंबशन के लिए भी हेल्पफुल रहता है। और जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया जाता है रेस्पिरेशन के लिए, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह होते हैं उनके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ एक इसके इंपॉर्टेंट यूजेज़ हैं। ऑक्सीजन जो है वो कंप्लीट हो चुका है आपका, तो ये कंप्लीट आप पढ़ें इसे अच्छे से, इसकी रिएक्शंस को देखें और जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इसमें मैंने बताई हैं और जो यूजेस हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्हें अच्छे से ध्यान में रखें।